Hello, hello students. How are you? Today we will think about 9th standard Marathis third lesson that बेटा मी ऐकतो आहे सेकंड पार्ट हमें आज देखना है। पिछले बार जो फर्स्ट पार्ट था वहाँ पर हमने ये देखा था कि शिरीष अचानक गुरुजी के पास आना छोड़ देता है, पढ़ने के लिए आना छोड़ता है और एक खत भेजता है, संदेशा भेजता है और संदेशा भेजने के बाद वो बताता है कि मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पिताजी बीमार है। अंत में ऐसा होता है कि जो वादन विद्यालय का कार्यक्रम रहता है उसका नियोजन गुरुजी करते हैं। जिस दिन कार्यक्रम रहता है उस दिन उनको शिरीष की याद भी आती है, लेकिन शिरीष बावजूद उसके उनके दिल में कहीं ना कहीं पे तो रहता है। अचानक कुछ देर के बाद शिरीष अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर उसको क्या वो कहते हैं, असल में क्या कहानी में मोड़ आता है, असल में कहानी किस तरीके से बदलाव दिखाती है, वो हमें आज देखना है। शिरीष गुरुजी के पास आकर उनके सामने खड़ा है और उन दोनों के बीच में संभाषण शुरू होता है। कैसे होता है वो हम देखते हैं। अरे तुझा पत्ता तरी काय आणि आज एकटाच कसा काय? नाना कसे नाहीत बरोबर, इकडची दुनिया तिकडे होईल ना। एक तौर के ऊपर सटायरिकल तौर के ऊपर दिल को ठेस पहुंचाते हुए, चुभाते हुए गुरुजी ने आगे जो शिरीष खड़ा था उसके ऊपर सवाल डाला। अरे इतने दिन पे कहाँ थे, इतने दिन से कहाँ थे और आज अकेले ही आए हो? नाना कसे नाहीत बरोबर, तुम्हारे नाना किधर है? अरे नाना नहीं आए तो ये दुनिया इधर की उधर हो जाएगी ना। ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा सवाल गुरुजी ने शिरीष को पूछा। पी जनार्दन जी ने शिरीष को पूछा, इकडची दुनिया तिकडेच झाली आहे सर, यापुढे मी एकटाच दिसेन। माझे नाना कायमचे गेले हो सर। इधर की दुनिया उधर ही हो गई है सर, इसके आगे मैं अकेला ही दिखूंगा। मेरे नाना हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए हैं। ऐसा जवाब जो है वो जवाब शिरीष गुरुजी को देता है। गुरुजी को भी एक तौर के ऊपर वो धक्का बैठता है, गुरुजी को भी एक तौर के ऊपर सदमा लगता है। वो आगे क्या करते हैं? बऱ्याच सांत्वनानंतर त्यांनी विचारलं, आज आपल्या त्याने विचारलं, बऱ्याच सांत्वनानंतर त्याने विचारलं, आज आपल्या विद्यालयाचा कार्यक्रम ना? मी खिन्नपणे हो म्हणालो। गुरुजी को भी कहीं ना कहीं पे दिल को बुरा लगा, वो भी खिन्न हो गए। खिन्न का मतलब नर्वस हो गए, नाराज हो गए। उनको थोड़ा सा मन में लगा होगा कि मैंने इस तरीके से सवाल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन उतने में शिरीष ने उनको सवाल पूछा कि गुरुजी आज अपने वादन विद्यालय का जो है बच्चों के लिए किया जाने वाला कार्यक्रम है ना? गुरुजी ने उसके ऊपर खिन्न तौर के ऊपर, एकदम नाराज तौर के ऊपर उत्तर दिया। उसके बाद शिरीष ने क्या कहा? मग मला उत्तर गुरुजी ने दिया कि हाँ आज कार्यक्रम है, लेकिन उसके बाद शिरीष ने क्या कहा? मग मला आज कार्यक्रम द्या, नाही म्हणू नका सर, एवढीच इच्छा पुरवा। तो असं म्हणाल्यावर मात्र माझ्यातला शिक्षक जागा झाला। मी सौम्य आवाजात म्हणालो, सर कुछ भी करिए, आज मुझे इस कार्यक्रम में बजाने दीजिए, मुझे वायलिन बजाने दीजिए। नहीं मत कहिए, ना मत बोलिए सर, इतनी इच्छा है मेरी कि आप मुझे आज के प्रोग्राम में वायलिन बजाने के लिए देंगे। तो असं म्हटल्यावर यानी उसने ऐसा कहने के बाद गुरुजी के अंदर का असली शिक्षक जो है वो जागृत हुआ। उनके अंदर का असली जो शिक्षक है, असली जो टीचर है वो जागृत हुआ और वो सौम्य आवाजात यानी धीरे गंभीर स्वर में वो बोले। क्या बोले? शिरीष मी तुझ्या भावना ओळखतो, पण आज माझा नाईलाज आहे। शिरीष मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन आज मेरा नाईलाज है। नाइलाज है कि मतलब है कि मैं आज तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं उसके लिए नाइलाज है का मतलब मैं तुम्हारे लिए जो है एक ऐसा डिसीजन अभी नहीं ले सकता।
आजच्या या पहिल्या कार्यक्रमावरच आपल्या विद्यालयाची इब्रत अवलंबून आहे। आज ये पहला प्रोग्राम जो है, जो भी कोई लड़का या जो भी कोई उनका शिष्य वो कार्यक्रम पेश करने वाला था, उसके ऊपर ही पूरे विद्यालय की, इस संगीत विद्यालय की इब्रत, इब्रत का मतलब इज्जत जो है वो गिरवी है, उसका पूरी तरीके से गिरवी है। यानी मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि वो अगर लड़का पहला जो कोई बजाने वाला है वो अच्छी तरीके से बजाएगा तो रुतबा जो है, एक तौर के ऊपर इज्जत जो है वो स्कूल की बढ़ जाएगी, स्कूल के बारे में लोगों का राय बदल जाएगी। त्यातून तुझे 2 महीने गैरहजरी लागलेली, उसके बाद गुरुजी ने कहा मैं तुम्हें कार्यक्रम कैसा दूं, मैं तुम्हें प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए कैसे हाँ कहूं, क्योंकि 2 महीने से तुम तो स्कूल में आए ही नहीं हो, तुम इस संगीत साधना के विद्यालय में तुम आए ही नहीं हो, बताओ मैं तुम्हें कैसे प्रोग्राम दूं, तू सांग, मी तुला कार्यक्रम कसा काय देऊ। गुरुजी ने शिरीष को सवाल पूछा कि बताओ, तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें अभी प्रोग्राम कैसे दे सकता हूं, मैं तुम्हें कार्यक्रम में हिस्सेदारी कैसे दे सकता हूं। आगतिक होऊन शिरीष म्हणाला, आगतिक होऊन का मतलब हम्बल तौर के ऊपर, एक तौर के ऊपर इमोशनल होकर शिरीष ने कहना शुरू किया, सर माझी एवढी एकच विनंती मान्य करा, मला आज वाजू दे, नंतर जन्मात हात लावणार नाही वायलिनला। तू पुढे जन्मभर वाजव पण आज वाजू नको, तुझी मनस्थिती ही आज बरोबर नाही। शिरीष ने उसके बाद कहा, सर एक ही विनती मान्य कर लो, मुझे आज सिर्फ वायलिन बजाने दीजिए, फिर बाद में इस पूरे जन्म में मैं वायलिन को हाथ नहीं लगाऊंगा। गुरुजी ने उसके ऊपर कहा कि अरे बेटा तू पूरे जन्म भर जो है वायलिन बजाओ, मैं उसको ना नहीं कहूंगा, लेकिन आज तू मेरे सामने जो है जिद मत पकड़, तुम्हारी आज मनस्थिति, मन की स्थिति भी सही नहीं है, तुम्हारी मन की भावनाएं, मन का जो तुम्हारा हाल है वो हाल सही नहीं है, तुम अच्छी तरीके से नहीं बजा सकते हो। मला परवानगी दिली तर माझी मनस्थिति आपोआपच सुधारेल। शिरीष ने कहा कि मला परवानगी दिलीत, मुझे अगर गुरुजी आपने परमिशन दी तर माझी मनस्थिति आपोआपच सुधारेल, यानी अपने आप वो सुधर जाएगी, उसको सुधारने की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे आप प्रोग्राम दीजिए। शेवटी त्याचे दुःखित मन पुन्हा आणखी कशाला दुखवा असा विचार करून मी त्याला परवानगी दिली, मात्र पहिलाच कार्यक्रम त्याचा ठेवावे असे मी ठरवले। गुरुजी कहते हैं कि अंत में उनका भी जो है हौसला काम आ गया और उनको भी थोड़ा सा बुरा लगा, दुखित अंतकरण से उनको भी लगा कि अरे इसको और पहले से ये दुखी है, इसको और क्या दुखी करने का, शिरीष को और दुख क्या देने का, चलो ये जिद पकड़ के बैठा है तो हम एक काम करते हैं कि उसको एक कार्यक्रम जो है उसमें हिस्सेदारी करने के लिए देते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी तय किया कि उसका कार्यक्रम, उसका जो प्रोग्राम जो है वो पहला ही रखा जाएगा, क्योंकि अगर पहला किसी ने गलत तरीके से बजाया, गलत तरीके से परफॉर्म किया, सादरीकरण किया, पेश किया, तो बाकी के जो बच्चे जो है उसके बाद जो है आकर वो कार्यक्रम को जो है वापस एक नई ऊंचाई के ऊपर लेके जा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। त्याप्रमाणे मी परवानगी दिली आणि शिरीष वाजू लागला। शिरीष कार्यक्रम करण्यात मुरलेल्या एखाद्या वादकाप्रमाणे वाजवत होता। इतके शिकला तरी कुठे याचाच मी विचार करत होतो आणि त्याही पेक्षा मला मुख्य प्रश्न असा पडला होता की नवीनच शिकायला लागलेला मुलगा इतके उत्कृष्ट वाजवतो तर जुने मुरलेले विद्यार्थी किती छान वाजवत असतील असेच बाहेरचे लोक म्हणत असणार। तेव्हा याच्यानंतर वाजवायला कुणाला बसवावे, टाळ्यांच्या कडकडाटाने मी भानावर आलो। उन्होंने कहा, उसको परवानगी दी, उसको परमिशन दी। शिरीष वाजू लागला, उसने वायलिन बजाना शुरू किया। शिरीष कार्यक्रम करने में इतना दंग हो गया कि कोई निष्णात, मुरलेला का मतलब है निष्णात, एक्सपर्ट, कोई व्यक्ति जिस तरीके से वायलिन बजा रहा है, कलाकार वायलिन बजा रहा है, उसी तरीके से वो बजाने लगा। गुरुजी के मन में एक सवाल आ रहा था
कि अरे इतना ये कहाँ से सीखा, 2 महीने में ये अपने पिताजी बीमार है ये कारण देकर चला गया था, तो बाद में वो इतना अच्छा वायलिन बजाना प्रैक्टिस उसने कहाँ पे की। और दूसरा भी सवाल उनको मन में सता रहा था कि अगर आगे के प्रेक्षक जो है उनको एक तौर के ऊपर उनके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि पहला ही लड़का इतना अच्छा बजा रहा है तो बाकी के बच्चे कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, ऐसी उनकी इच्छाएं जागृत हुई होगी। तो गुरुजी के पी जनार्दन जी के मन में सवाल उठ रहा था कि अभी क्या करें, अभी किसको उसके बाद जो है कार्यक्रम में अपनी कला सादर करने का मौका दे, ये उनको लग रहा था, उनके मन में वो सवाल आ रहा था। उसके बाद किसको कार्यक्रम में जो है वो कुछ कलाकारी सादर करने के लिए बिठाए, ये सवाल उनके मन में आ रहा था। उतने में तालियों ने जो है पूरी तरीके से वो जो हॉल है गूंज उठा। वो अपने जो गुरुजी जो है वो थोड़े से होश में आकर उन्होंने जो है वो आजू बाजू देखना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ वो महत्वपूर्ण है। शिरीष आत आला, वो त्याने माझ्या पायावर डोके ठेवले। शिरीष पीछे लॉबी में वापस चला आ गया। शिरीष का कार्यक्रम खत्म हुआ, पर्दा गिरा, पर्दा गिरने के बाद वो बैक लॉबी में जो है पीछे के जहां पर जो है सब लोग बैठते हैं कार्यक्रम सादर करने से पहले, वहां पर आ गया और उसने सीधा जाकर अपने गुरुजी पी जनार्दन जी के पैरों के ऊपर अपना सर रख दिया। मी त्याला उठवत विचारले। गुरुजीने उसको उठाते हुए कहा, शिरीष हा काय प्रकार आहे, तू माझ्याकडे न येता आणखीन कुठे शिकत होतास? डोळे पुशीत शिरीष म्हणाला। गुरुजी ने उसको पूछा कि अरे शिरीष ये क्या माजरा है, ये क्या क्या है, यानी तुमने ये किस तरीके से किया? तुम तो मेरे पास न आते हुए कहीं दूसरी जगह पे जाकर क्या ये वायलिन बजाना सीख रहे थे क्या? आंखों को पोंछते हुए शिरीष ने कहा, सर काय ही भलती शंका, मी तुम्हाला सर्व सविस्तर सांगतो। गुरुजी आप क्यों मेरे ऊपर शक खा रहे हो? गुरुजी आप क्यों मेरे ऊपर शंका ले रहे हो? मैं आपको सच बताता हूं, सविस्तर का मतलब डिस्क्रिप्टिव तौर के ऊपर बताता हूं कि असल में मेरे साथ क्या हुआ था। उसने बताना शुरू किया। ज्या दिवशी मी तुमच्याकडे फी व चिठ्ठी पाठवली त्याच रात्री नाना वारले। मला धक्काच बसला। ज्यांच्यासाठी शिकत होतो तेच गेल्यावर कशाला आता शिका, म्हणून मी व्हायलिनला हाथ लावायचा नाही असं ठरवलं। उसने बताना शुरू किया कि गुरुजी एक आदमी आपके पास संदेशा और पैसे फीस लेकर आया था। उसी रात मेरे नाना जी जो है गुजर गए। नानाजी गुजर गए। नानाजी वारले का मतलब मौत होना, वो गुजर गए। मला धक्काच बसला, यानी मुझे बहुत बड़ा सदमा था, मुझे बहुत बड़ा जो है एक ठोकर मेरे दिल को पहुंची। ज्यांच्यासाठी शिकत होतो, ज्यांच्यासाठी जिनके लिए मैं ये सब कुछ पढ़ रहा था, मैं ये साधना कर रहा था, वही चले गए तो अभी क्यों मैं सीखूं, मैं क्यों आगे जो है वो ये सीखना जारी रखूं। ये सोचकर मैंने वायलिन को अभी जिंदगी भर कभी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ऐसा मैंने मन ही मन में तय कर लिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ तुम्हाला कदाचित माहित असेल किंवा नसेलही, माझे नाना एक काळी उत्कृष्ट गवई होते, पण त्यांना एकदा कसलासा जबर अपघात झाला व त्या अपघातात ते ठार बहिरे झाले। उसने बताया कि आपको मालूम होगा नहीं होगा गुरुजी, लेकिन मेरे नाना, मेरे पिताजी, एक समय था कि वो एक उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट एक्सपर्ट गवई गाने वाले थे। शास्त्रीय संगीत गाया करते थे, शास्त्रीय गीत गाया करते थे। पर अचानक कौन सा तो उनको बहुत ही बड़ा जबर का मतलब बहुत ही गंभीर तौर के ऊपर उनको एक्सीडेंट हुआ और उसमें जो है वो पूरी तरीके से बहिरे हो चुके। बहिरा यानी गूंगा या बहेरा हम जिसे कहते हैं, उसमें से जिसको कान को सुनाई नहीं देता है उसे मराठी में बहिरा कहा जाता है। ऐसी उनकी स्थिति हो गई। त्यांना काहीही ऐकू येत नसे,
उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता था। होठांच्या हालचालीवरून त्यांना काही काही शब्द समझत। जब आगे का व्यक्ति अपने होठों से कुछ हलचल करता था, बोलने की कोशिश करता था, उसको ऑब्जर्व करके वो कुछ बातें समझ लेते थे। बहिरेपणाच्या इतर गैरसोयीपेक्षा संगीत सेवा अंतरली याचाच नानांना धक्का बसला। यानी बहिरेपणाच्या इतर गैरसोयीपेक्षा, यानी वो तो बहिरे हो चुके थे, उनको जो है वो सुना ही नहीं दे रहा था, उसके कारण उनको बहुत तकलीफें होने वाली थी। उसका उनको इतना ज्यादा कुछ बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन अपनी संगीत की सेवा उसमें अभी अंतर आएगा, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। संगीत और कानों का एक गहरा रिश्ता है। संगीत और कान, ये कान संगीत का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर आप संगीत सुनना चाहते हो तो कान की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये उनको बहुत बड़ा सदमा था। नाना जी को वो बहुत धक्का था, एक बड़े तौर के ऊपर एक ठेस उनको पहुंची थी कि अभी मैं ये नहीं कर सकता हूं। वो उनके दिल में जो है एक बहुत बड़ी खटास उसके कारण निर्माण हुई थी। शेवटी त्यांनी मला काहीतरी वाद्य शिकण्यासाठी उद्युक्त केले। उसके बाद नानाजी ने शिरीष को, उसके पिताजी ने शिरीष को उद्युक्त करने यानी प्रवृत्त करना, मोटिवेट करना, कुछ चीज करने के लिए जो है तैयार करना, कुछ कार्य करने के लिए प्रवृत्त करना। तो उन्होंने उसको प्रवृत्त किया कि बाबा तुम कुछ ना कुछ तो मेरे खातिर जो है कुछ तो संगीत क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो सीखो, कुछ ना कुछ वाद्य बजाने के बारे में सीखो। कोणीतरी संगीत शास्त्रासाठी सतत धडपड करत असल्याचं पाहण्यातच त्यांना अमाप सौख्य मिळत होते। यानी जब मैंने ये चालू किया आपके पास, शुरू किया आपके पास सीखना, तब कोई तो इस संगीत कला के लिए अपनी जो है जिंदगी का कुछ पल दे रहा है, वो उसके लिए जद्दोजहद कर रहा है, वो उसके लिए प्रयास कर रहा है। ये देखकर ही उनको बहुत बड़ा सुख मिल रहा था, उनको बहुत बड़ा जो है आनंद हो रहा था। म्हणूनच ते रोज माझ्याबरोबर इथे येत होते। यानी उसी कारण ही गुरुजी, नानाजी मेरे साथ हर रोज आ रहे थे, पण त्यांना ऐकू काहीच येत नव्हते, लेकिन उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जब आप बजाते थे, जब मैं बजाता था वायलिन, तब उनको कुछ भी नहीं सुनाई देता था, लेकिन वो क्या करते थे, त्यामुळे मला वारंवार खेद व्हायचा। यानी वो सिर्फ देखते रहते थे एक दूसरे के भाव की तरफ। कभी गुरुजी आपके भाव देखा करते थे, कभी मेरे चेहरे के ऊपर देखा करते थे, लेकिन वो सुन नहीं सकते हैं। उसके बारे में मुझे हमेशा खेद होना यानी दिल को बुरा लगना। मुझे हमेशा दिल को दर्द होता था, बुरा लगता था कि मैं अच्छा बजा रहा हूं, आप कह रहे हो, लेकिन उनको जो है वो सुनाई नहीं दे रहा था। कि मी वाजवण्यात कितीही प्रगती व कौशल्य दाखवले तरी माझे नाना काही ते ऐकू शकत नाहीत, या विचाराने मला नानांसमोर मोकळेपणा वाटत नव्हता। क्यों खेद हो रहा था कि गुरुजी मैंने कितना भी अच्छा बजाया होता, मैंने कितनी भी प्रगति की होती, मैंने कितना भी कौशल्य यानी स्किल दिखाए होते, लेकिन मेरे पिताजी नाना जी उसको सुन नहीं सकते थे। यही मेरे लिए जो है वो बहुत बड़ी निराशा की वजह थी। उसके कारण आपको लगता होगा कि मैं खुले दिल से वो वायलिन नहीं बजा पाता था जब नाना मेरे सामने होते थे। आपका ऑब्जर्वेशन सही था, आपका जो सोच था वो सही थी, वो आपकी सोच जो है करेक्ट थी, वो मुझे दिल में खाया जा रहा था। ज्या दिवशी नाना गेले त्याच दिवशी मी ठरवलं कि संगीत बंद। जिस दिन नाना गए उसी दिन मैंने तय किया कि अभी संगीत बंद, मैं कुछ भी वायलिन कुछ भी सीखूंगा नहीं। पण दुसऱ्या क्षणी मनात विचार आला की माझे नाना तेव्हा माझे वादन ऐकू शकत नव्हते, पण आता माझ्या शेजारी बसून नक्की ऐकत आहेत। लेकिन उसने क्या कहा कि उस समय जब मैं आपके पास पढ़ने के लिए आता था, सीखने के लिए आता था, तो नाना सुन नहीं सकते थे, वो सिर्फ भाव चेहरे के देखकर खुश हो जाते थे। लेकिन अभी तो वो एक आत्मिक तौर के ऊपर चले गए, एक तौर के ऊपर उनकी जो है शरीर उन्होंने छोड़ दिया, उनके तौर के ऊपर अभी वो रूह के तौर के ऊपर मेरा गाना बाजू में बैठकर जरूर ही सुन सकेंगे, जरूर ही उनको सुनाई देगा, ऐसा मुझे लगा। या विचारासरसी
लोकांच्या निंदेकडे लक्ष न देता मी त्याच दिवसापासून व्हायोलिन वाजवायला सुरुवात केली. ऐसा विचार जब मेरे मन में आया कि अभी तो वो एक रूह है, अभी तो एक आत्मा है, अभी तो एक प्योर सोल है, उनको जरूर ही सुनाई देगा, वो मेरे बाजू में बैठकर मेरा गाना जरूर सुनेंगे. इसी कारण मैंने तुरंत जिस दिन उनका देहांत हुआ उसी दिन तुरंत जो है वायलिन बजाना वापस शुरू किया. और मैंने लोगों की जो निंदा है, लोग क्या कहेंगे, उसकी तरफ मैंने ध्यान भी नहीं दिया. मैं वापस वायलिन बजाना मैंने सुरू किया. आज सकाळपर्यंत मी कुठे बाहेर पडलो नव्हतो. शिरीष ने कहा कि आज अपने स्कूल का प्रोग्राम था, उस समय तक मैं कहाँ पे भी घर छोड़कर चला नहीं गया, कहीं पर भी बाहर नहीं निकला. 24 तास एकच उद्योग, 24 घंटे मैंने एक ही काम किया, एकच ध्यास, एक ही ध्येय मेरे पास था, एक ही एम मेरे पास था, एक ही टारगेट मेरे पास था. मी सराव करू लागलो. मैं निरंतर मैंने सराव जारी रखा, प्रैक्टिस जारी रखी, म्हणजे मला भास व्हायचा. और ऐसा करते समय गुरुजी मुझे आभास होता था, मुझे भास होता था की पुढच्या ताना व सूर मला नाना सांगत आहेत कि आगे के ताल और सूर, आगे की कौन सी बात मुझे बजानी है, कौन सा जो सूर लगाना है, कौन से ताल में बजाना है, ये मेरे नाना ही मुझे आकर बता रहे हैं. ऐसा आभास मुझे हुआ करता था. तबल्याचा ठेका त्यांनीच धरला है. इतना ही नहीं, तबले का जो ठेका है, तबले का ताल जो है, तान जो है, वो उन्होंने ही छेड़ी हुई है. तंबोऱ्यांच्या तारावरून पण त्यांचीच बोटे फिरत आहेत. तंबोरा, उसके ऊपर जो तार थी, उस तार के ऊपर भी उनकी ही उंगलियां घूम रही है. ऐसा मुझे आभास हुआ करता था, ऐसा मुझे लगा करता था. आज कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एवढे लोक पाहून मी गडबडून गेलो होतो, पण डोळे मिटून घेताच नानांची मूर्ति डोळ्यासमोर आली. आज आपने देखा होगा कि कार्यक्रम शुरू होने के बाद, पर्दा उठने के बाद इतने लोगों को देखकर मैं हड़बड़ा गया था, मुझे भी डर लग गया था. लेकिन फिर बाद में मैंने मेरी आंखें बंद कर ली और मेरे आंखों के सामने नाना जी की मूर्त, मेरे पिताजी की मूर्त सामने आ गई. ते म्हणाले, उन्होंने मुझे कहा, बेटा वाजव, मी ऐकतो आहे, कि बेटा बजाओ, मैं तुम्हारा जो गाना है, वायलिन बजाना जो है, वो मैं सुन रहा हूं. मला जोर चढ़ला और उसके कारण ही मुझे उत्साह बढ़ा, मेरा उत्साह बढ़ा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा. मुझे लगा कि नाना मेरे बाजू में, मेरे सामने बैठकर मुझे सुन रहे हैं. माझ्या डोळ्यांसमोर प्रेक्षक नव्हते, मेरे आंखों के सामने कोई भी ऑडियंस नहीं था, कोई भी प्रेक्षक नहीं थे. थिएटर नव्हते ना, ये थिएटर था, कोणीही नव्हते, कोई भी नहीं थे. होते फक्त माझे नाना, मी आणि सूर. जो कोई था मेरे साथ तो मेरे नाना जी थे, मैं था और इस वायलिन के सुर थे. जैसे कि मैं ये सेवा, जैसे कि मैं ये साधना उनके चरणों के प्रति अर्पण कर रहा था, इतना ही मेरा भाव था. शिरीष गप्प बसला आणि मी काहीच बोलू शकत नव्हतो. शिरीष ये बताने के बाद शांत बैठा और उसके बाद मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं था. एक तौर के ऊपर हृदय स्पर्श करने वाली, दिल को छू जाने वाली कहानी को किस तरीके से बयां किया जा सकता है, किस तरीके से कहा जा सकता है, किस तरीके से पेश किया जा सकता है. एक सिंपल सी जीवन की घटना को एक तौर के ऊपर हम सिंपल नहीं कह सकते हैं, सादी नहीं कह सकते हैं, लेकिन विषयों को किस तरीके से चुना जा सकता है, विषयों को किस तरीके से पेश किया जा सकता है, किस तरीके से उसको जो है टेम्पो में, एक तौर के ऊपर संगीत के भाषा में बोला जाए तो लाया जा सकता है. इसका सर्वोत्तम उदाहरण जो है वपू काळे थे और उनके कहानियां थी. ये कहानी वपू काळे जी की आज हमने देखी, उसका दूसरा पार्ट देखा. मेरे ख्याल से आपको ये कहानी समझ में आई होगी. पहला पार्ट तो जरूर ही देखिए, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा भी पार्ट फॉलो कीजिए मेरे अपने आपके चैनल भाषा
डायनॅमिक्स के ऊपर। आपने आज बेटा मी ऐकतो आहे इसका सेकंड पार्ट देखा, शिरीष और पिताजी का एक अनोखा रिश्ता देखा। मेरे ख्याल से अभी हमें रुकना चाहिए, वी हैव टू स्टॉप हियर। अगले बार वापस मिलेंगे मेरे चैनल के ऊपर भाषा डायनेमिक्स। तब तक आप जो है वो चैनल को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, टेक्स्ट बुक पढ़िए और मेरे वीडियोस का सिर्फ सपोर्ट के तौर के ऊपर इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच।